नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है। मेमसकांड में कार्रवाई हुई है। अशोका गार्डन थाना पुलिस ने छात्रा के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने आरोपी युवकों को कस्टडी में भी लिया है। पुलिस साइबर सेल की मदद से मोबाइल फोन की जांच के साथ आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों ने वॉशरूम में कपड़े बदल रही छात्रा का वीडियो बनाया था और तीनों आरोपी एक्स स्टूडेंट हैं। आरोपी छात्रा को ब्लैकमेल कर रहे थे। आईटीआई गोविंदपुरा कैंपस का मामला है। छात्रा का एमएमएस बनाने का मामला सामने आया। इस समय में मौजूद हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे जो आईटीआई का जो यहाँ पे ऑडिटोरियम है वहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपियों को कस्टडी में लेने का काम किया है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन यहाँ पे एक कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम में तमाम छात्र शामिल हुए थे। लेकिन यहाँ पे वॉशरूम में कपड़े चेंज करने के दौरान ये वीडियो बनाने का जो है आरोप है। 3 छात्रों पर जो है ये आरोप लगा है। लेकिन पुलिस का ये कहना है अभी उनके पास वीडियो नहीं है। लेकिन छात्रा को लगातार धमकी दी जा रही थी। 5,000 रुपये ब्लैकमेलिंग के मांगे जा रहे थे और भी पैसे की मांग की जा रही थी। लेकिन छात्रा ने इससे पहले पिपलानी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन घटना स्थल जो था वो अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का था। यही कारण है कि अशोका गार्डन थाना क्षेत्र को केस डायरी भेजी गई और इसके बाद पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। जो आरोपी हैं, जो 3 आरोपी बताए जा रहे हैं, उन्हें जो है कस्टडी में लेके उन्हें से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मामला काफ़ी बड़ा है, गंभीर, और यही कारण है कि पुलिस की एक स्पेशल टीम जो है इसकी बारीकी से जांच कर रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। पुलिस की जांच आगे कहां तक पहुंची, क्या कुछ अपडेट है इस घटना को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे भोपाल का रुख कर देते हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, युवकों को कस्टडी में पुलिस ने ले लिया है, पूछताछ भी लगातार जारी है। कहां तक कार्रवाई बढ़ी है आगे और कहां तक जांच बढ़ी है आगे, और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस घटना पर? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में आईटी एक्ट के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है और यही कारण है कि अब साइबर सेल जो है इसमें मदद कर रही है। साइबर सेल की जो एक टीम है वो लगातार जो आरोपियों के जो मोबाइल फ़ोन है उनकी लगातार जांच की जा रही है और जो पीड़ित छात्रा है उसके बयान के लिए खुद टीआई जो है घर पर गए थे, बयान दर्ज किए गए। और आरोपी जो हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि करीब 2 आरोपियों को कस्टडी में लेके रखा है। हालांकि अलग अलग टीमों ने तीनों को राउंड अप करने का काम किया है। पूछताछ में लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो वीडियो है आखिरकार किसके मोबाइल फ़ोन में बनाया गया, क्योंकि ये जानकारी निकल कर सामने आई कि इस वीडियो को बनाने के बाद जो है जो ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। और जब ये मामला आरोपियों को पता चला कि इस पूरे मामले में पुलिस तक एफआईआर हुई है, तो अब जो मोबाइल फ़ोन में जो वीडियो बना था उस वीडियो को बताया जा रहा है कि डिलीट कर दिया गया था। तो अब ऐसे में एक टेक्निकल टीम जो है उसको रिकवर करने का काम कर रही है। छात्रा ने साफ तौर से ये बड़े आरोप जो है इन तीनों पूर्व छात्र पर लगाए थे। लेकिन जो कहानी सामने निकल कर आई है, बदनामी की डर से छात्रा जो है वो भोपाल छोड़ने की फिराक में थी। लेकिन जीआरपी पुलिस ने जो है छात्रा को जब स्टेशन पे देखा तो पुलिस को तत्काल परिजन को जानकारी दी और उसके बाद पिपलानी थाना क्षेत्र में जाकर 0 पे जो है अपनी शिकायत दर्ज कराई। और उसके बाद अब मामला अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का था। तो अशोका गार्डन थाना क्षेत्र की जो एक टीम बनाई गई है वो टीम लगातार इस पर जांच कर रही है। पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, वीडियो को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। जो साथी छात्र था, जो पीड़ित छात्रा के साथ था, जिसने ये बताया था कि उसका वीडियो इस तरीके से बनाया गया। 3 आरोपी जो कि पूर्व छात्र थे, वहाँ से पढ़ाई करने के बाद निकल चुके थे, लेकिन लगातार वहाँ पे उनकी मौजूदगी थी। वहाँ पे नेतागिरी ये तीनों आरोपी छात्र करते थे। तो अब वीडियो एक ही बना है या फिर इससे पहले भी उस वॉशरूम में दूसरी लड़कियों के भी वीडियो बनाए गए होंगे? ये तमाम तरीके के जो बिंदु हैं, जो सवाल है, इसको लेके जरूर जो है पुलिस की टीम बारीकी से जांच कर रही है। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है। 19 राज्यों में 56 जगहों पर सीबीआई ने रेड मारी है। बच्चों के साथ यौन शोषण से जुड़े
मामलों में कार्रवाई हुई। ऑपरेशन मेघ चक्र के नाम से यह कार्रवाई चल रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के 19 राज्यों में 56 जगहों पर सीबीआई ने रेड मारी। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। शंकर, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं जांच एजेंसियां काफी एक्टिव हैं, चाहे वो एनआईए की बात हो, ईडी की बात हो, और अब सीबीआई की जांच देखने को मिल रही है 19 राज्यों में। क्या है ये ऑपरेशन मेघ चक्र? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका नाम मेघ चक्र है। और जिस तरह से अगर मामले की बात करें तो जिस तरह से बकायदा पिछले कुछ समय के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी सीबीआई को। सीबीआई दरअसल आज जो है 19 राज्यों के 26 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को जानकारी मिली थी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से जुड़े मामले में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसका वास्ता भारत के साथ साथ उसका कनेक्शन विदेश में भी जुटा जा रहा है। और जिस तरह से बकायदा विदेश की अगर बात करें तो इस मामले पर न्यूजीलैंड से जुड़ा हुआ कनेक्शन सामने आ रहा है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटरपोल के द्वारा इस मामले की जानकारी सीबीआई को दी गई। अगर इंटरपोल की बात करें और सीबीआई कनेक्शन की अगर बात करें तो भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी सीबीआई होती है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीआई को जानकारी दिया गया कि किस तरह से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से जुड़े मामला जो बहुत ऐसे छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के साथ में जिस तरह से गलत व्यवहार करते हुए उसका वीडियो बनाया जाता है, अश्लील वीडियो बनाया जाता है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे पॉर्न साइट पे डाल दिया जाता है और उसकी खरीद बिक्री होती है। तो इस तरह का जो मामला सामने आया था और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए सोशल मीडिया से जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं, उसके खिलाफ भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हुए आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर बात करें तो इस मामले में न्यूजीलैंड से लेकर देश के कई राज्यों में इसके कनेक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 19 राज्यों के 56 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी अगर बात करें तो पहले भी पिछले साल नवंबर महीने में ऑपरेशन कार्बन स्टार्ट किया गया था और उसी मामले के तहत चाइल्ड सेक्सुअल से जुड़े हुए मामले पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, जिसमें कि कई राज्यों से जुड़े हुए कनेक्शन सामने आए थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजधानी दिल्ली, हरियाणा, तो ऐसे कई राज्यों का जो कनेक्शन है वो सामने आया था। तो अपने आप में यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है, काफी संवेदनशील है। और छोटे छोटे बच्चों का और लड़कियों की जो जिस तरह से गलत तरीके से वीडियो बनाई जाती है और उसके गलत तरीके से एडिट करके जिस तरह से सोशल मीडिया पे डाला जाता है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी मिले हैं जिसमें कि पॉर्न साइट पर छोटे छोटे बच्चों की जो वीडियो अपलोड करने का मामला सामने आया था। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपका शंकर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजापुर और नारायणपुर के 7 गांव में बीते 2 महीने में 39 ग्रामीणों की मौत की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। इन गांवों की कुल आबादी लगभग 1200 है। बताया जा रहा है कि अधिकांश मृतकों को मलेरिया, सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में सूजन आदि की शिकायतें थीं। प्रभावित गांव में अभी भी 50 से अधिक ग्रामीण बीमार हैं। बताया भी जा रहा है कि बीजापुर में इंद्रावती नदी के पास के गांव मर्रामेटा, रेगावाया, पेंटा, गुडरा, परियाकोट और बड़े पल्ली के ग्रामीण बीमारियों की चपेट में। 2 महीने के अंदर मर्रामेटा में 12, पेंटा में 3, परियाकोट में 7 और बड़े पल्ली में 7 ग्रामीणों की मौत हो गई। वहीं नारायणपुर के ग्राम रेगावाया में भी इसी दौरान 10 ग्रामीणों की मौत की खबर है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बारिश और बाढ़ के बाद ये बीमारियां फैली हैं। मामला सामने आने के बाद प्रभावित गांव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा गया। प्रशासन इतने मौत के आंकड़े पर संदेह जता रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के लौटने के बाद ही कुछ कहने की बात कही जा रही है। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बीजापुर में सरकार पर लापरवाही बरतने और सुध नहीं लेने के आरोप लगाए। चंदेल ने यह भी कहा कि ये मामला वो विधानसभा में भी उठाएंगे। हमारू क्या हुआ है आपको? कई काल हुआ पेट वेट दर्द करता है, सूजन आता है। डॉक्टर लोग नहीं आते? नहीं।
कितना दिन में नहीं आए हैं? बाबर मुत्ता और मेरे को आप ही के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये भी जानकारी कल मिला, जैसे तो मैंने तुरंत टीम का गठन किया है। अभी मेरी टीम पहुंची है वहाँ पे, और क्योंकि नेटवर्क नहीं है वहाँ पे तो बात नहीं हो सकती, बट टीम पूरा सर्वे करके आएगी, वहाँ कैंप भी लगा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। इस बात को जोर शोर से रखेंगे, तथ्यात्मक ढंग से रखेंगे, और हमारे आदिवासी वनवासी भाई अगर बीमारी से उनकी मौत हुई है, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को इंगित किया था उस मंच से, हम जोर शोर से इस बात को रखेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे। अगर आदिवासी और वनवासी भाइयों की बीमारी से मौत हुई है, उसके लिए जो भी दोषी है उसको पनिश किया जाए, और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं के लिए कौन दोषी है। वहां का स्वास्थ्य विभाग दोषी है, वहां पर प्रशासन के लोग दोषी है। ऐसी घटनाओं को ये सरकार क्यों नहीं रोक पाती? हम सदन से लेकर सड़क तक इस बात के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो जिन गांवों में लगातार ग्रामीणों की मौत हो रही है, उन गांवों में हालात क्या हैं? उन हालातों को समझने के लिए सीधे हम रुक करेंगे बीजापुर का। भरत दुर्गम हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। भरत, बारिश के बाद मौसमी बीमारियों का फैलना आम बात है, लेकिन 39 ग्रामीणों की मौत हो जाना, 50 से ज्यादा ग्रामीणों का बीमार होना, ये चौंकाता है। शायद ये हो सकता है कि गांव में सुविधाओं का अभाव हो, जिसके चलते ग्रामीणों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। क्या हालात वहां पर? बिल्कुल सुमित, मैं और स्थितियां अब नजर आ रही हैं। लगातार जो आदिवासी जो 39 की जो आंकड़ा जो बाहर निकल के आ रही है, जिनकी मौत की खबर बाहर निकल के आ रही थी, कहीं ना कहीं ये मामला अब तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दो, कुछ दिन पहले की ये बात है, जिस तरीके से जानकारी निकल के बाहर आ रही थी, उन आदिवासी मर्रापेटा जो गांव है, ताकीलोड जो गांव है, ये अबुझमाड़ जैसे इलाकों पे स्थापित की गई है, उस तरीके का गाँव है ये। बहरामगढ़ के जो सरहदी जो क्षेत्र है, जो नारायणपुर और बीजापुर का जो ऐसा क्षेत्र है, कुछ गांव जो है वो बीजापुर के अंतर्गत आते हैं, कुछ जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वो नारायणपुर के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में ताकीलोड और मर्रापेटा एक ऐसा गांव है जो बेहद संवेदनशील क्षेत्रों पे आता है। नदी के उस पार के जो बासिंदे हैं, उस जगह की ये जानकारी बाहर निकल के आ रही है। लगातार जिस तरीके से 39 आदिवासियों की मौत की खबर बाहर निकल के आ रही थी, ऐसे में बीजापुर में कहीं ना कहीं जो खबर जिस तरीके से बाहर निकल के आ रही थी, घमासान मच गया है। इसी संबंध में जब जिले के जो कलेक्टर हैं, जिनकी जवाबदारी तय होती है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की गई, तो उनका यह कहना रहा कि आपके माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है। हमारी डेलीगेशन की जो टीम है, बहरामगढ़ स्वास्थ्य केंद्र की जो टीम है, वो निकली हुई है, त्वरित टीम गठित करके निकली गई है। वो टीम अब तक पहुंची नहीं है, उनकी वापसी नहीं हुई है, वो अभी ग्राउंड जीरो पे है, मुआयना कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में जो जानकारी, जो आंकड़ा बताया जा रहा है, हालांकि जिस तरीके से जानकारी अब तक बाहर निकल के आ रही है, उस पर आधिकारिक तौर पे पुष्टि अब तक नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह का विषय अब तक बना हुआ है। इसी संदर्भ में कल जो नेता प्रतिपक्ष है नारायण चंदेल, जो भाजपा की विधानसभा के, वो बीजापुर उनका दौरा था, उन्होंने भी इस पर सीधा जो सवाल सरकार पे जो खड़ा कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सियासी जो उथल पुथल वो जारी है। अब उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आगामी जो विधानसभा में इसको भी हम बातचीत, इस पटल पे हम बात कर रखेंगे, और कहीं ना कहीं सरकार पे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना घटित हो जा रही है, उसके बावजूद प्रशासन है, जिला प्रशासन है, पूरी तरीके से मौन नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक्शन जिस तरीके से होनी चाहिए थे, वो अब तक निकल के बाहर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं ये भी जिनकी जवाबदारी तय होती है, उन पर भी प्रश्न चिन्ह का विषय अब तक नजर आ रहा है। बिल्कुल, इस घटना से भरत कई सारे सवाल खड़े होते ही हैं। स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह भी खड़ा होता है कि बारिश के दिनों में दूषित पानी पीने से लोग बीमार होते हैं, और हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से लोगों को परेशानियां वहां पर हो रही हैं। तो क्या साफ पीने के पानी की व्यवस्था ना होना इसके पीछे की एक बड़ी वजह हो सकती है? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जो वो गांव है ताकीलोड और मर्रापेटा, ये वैसे ऐसे गांव है जो बेहद सुदूर और अंचल क्षेत्र में बासिंदे जो लोग हैं वहां बसे हुए हैं। ऐसे में सरकार की जो योजनाएं होती है, उससे ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वंचित होते हैं। ऐसे लोग हैं जहां पे जब वोटिंग की वक्त होता है, इलेक्शन की वक्त होता है, तब तमाम जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो उस जगह पे पहुंचते हैं, लेकिन जब सुध लेने की बात होती है, तो प्रशासन का जो नुमाइंदा है वो भी कहीं ना कहीं वहां पे पहुंच नहीं पाता है। ऐसे में 4 से 5 महीने से अधिक हो चुके हैं। स्वास्थ्य की जो अमला की टीम है वो
वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। एक तरफ बीजापुर हॉस्पिटल और बीजापुर जो स्वास्थ्य महकमे है उनको अवार्ड भी मिल चुका है, जो कार्यकलाप का जो अवार्ड होता है, बेहतर जो उपचार के लिए जो अवार्ड से सम्मानित की जाती है वो भी उन्हें मिल चुका है। उसके बावजूद बीजापुर के ऐसे कई जो अबुझमाड़ के जो इलाके हैं वहां पे आज भी जो स्वास्थ्य महकमे पहुंचहीन हो चुकी है। ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं, जो प्रशासन है उन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिनकी जवाबदारी तय होती है उन पर भी उठ रहे हैं। आखिरकार इतना विलंब क्यों? क्योंकि जब मौत के आंकड़े लगातार बाहर निकल के आ रहे हैं, उस गांव की जो बदहाल है वो बाहर खबर निकल के आ रही है, उसके बावजूद प्रशासन त्वरित एक्शन ना करके इतने दिन विलंब हो गया, उसके बावजूद अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं कर पा रहा है कि 39 लोगों की जो निराशाजनक बात है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम उन गांव में नहीं पहुंच पा रही है, तो सुविधाओं की बात तो बहुत दूर की बात। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। खरगोन जिला अस्पताल में 3 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज आउटसोर्स सुरक्षा गार्डों ने आज अचानक हड़ताल कर दी। अस्पताल प्रबंधन ने नाराज गार्डों को बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन गार्ड ड्यूटी पर नहीं लौटे। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बजट नहीं होने के चलते गार्डों को वेतन नहीं मिल पा रहा। हमारी समस्या सर 3 माह का पेमेंट नहीं डला हुआ है और इतनी महंगाई में हमारे सिर्फ 6300 रुपये मात्र मिलते हैं। इतनी महंगाई में हमारा परिवार कैसे चलेगा? लोग बात बोलते हैं 6300 में तो हम दारू पी जाते, पर हमारे परिवार चलाने हमको परेशानी है तथा इतनी महंगाई में हमारा वेतन बढ़ाए, कम से कम 8000 तो होना ही चाहिए हमारा पेमेंट। कायाकल्प के लिए पैसे हैं पर हमारा वेतनमान डालने के लिए पैसे नहीं है, तो हम 3 माह से परेशान हो रहे। अभी ब्याह दिवार सब ऐसे ही निकल गया। हम लोगों ने कर्जा लेकर हमारे बच्चों का ये काम करा है नहीं, और अभी भी यही आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लोग करवा देते हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, ये गवर्नमेंट से बजट जो है वो आ नहीं पाया है, लेकिन हमारी बात हुई है मंगलवार तक इनका बजट रिलीज हो जाएगा और इनकी समस्या का हल हम कर देंगे। धमतरी से बड़ी खबर है। जिले में घुसा है 32 हाथियों का झुंड। उड़ीसा और गरियाबंद से लौटा हाथियों का झुंड धान और मक्की की फसल को नुकसान हाथी पहुंचा रहे हैं। वन विभाग की एक टीम मौके पर तैनात है। आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया। तो एक बार फिर हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं, किसान चिंतित हैं, क्योंकि उनकी फसलों को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं और कई ग्रामीणों के घरों को भी हाथी तोड़ देते हैं। हाथियों के हमले से मौत की खबरें भी हमने कई बार देखी हैं, सुनी हैं। तो धमतरी जिले में एक बार फिर से हाथियों की आमद से ग्रामीणों में, किसानों में दहशत। बिलासपुर से बड़ी खबर है। श्रीराम हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की दबिश। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन यहां पर हो रहा है। सीएमएचओ ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रीराम हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने दबिश दी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण यहां पर किया और ये खबर सामने आई है कि नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन यहां पर हो रहा है। सीएमएचओ ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। खबर बिलासपुर से है। चोरी हुई गरुड़ गणेश प्रतिमा के अवशेष मिले हैं। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर अवशेष मिले हैं प्रतिमा के। बीते 26 अगस्त को प्रतिमा चोरी हुई थी। पाली इटवा गांव से प्रतिमा चोरी हुई थी। 1 महीने बाद पुलिस के हाथ खाली हैं। करोड़ों रुपयों की मूर्ति का सुराग नहीं मिल पाया और अवशेष यहां पर जरूर मिले हैं। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर प्रतिमा के। तो खबर बिलासपुर से, जहां चोरी हुई गरुड़ गणेश प्रतिमा के अवशेष मिले। हालांकि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, लेकिन मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर प्रतिमा के अवशेष मिले हैं। 26 अगस्त को प्रतिमा मंदिर से चोरी हुई थी। पाली इटवा गांव से प्रतिमा चोरी हुई थी। 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली। 1 महीना घटना को बीत चुका है, लेकिन पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर मूर्ति के अवशेष जरूर मिले हैं और ये मूर्ति करोड़ों रुपयों की बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री बैडमिंटन ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश विदेश के खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। कल सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। आज मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में ईशान
भटनागर और तनीषा कास्ट्रो भारत की जोड़ी जीत दर्ज की है। पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में आदित्य जोशी ने जीत दर्ज की। महिला क्वार्टर फाइनल में मालविका ने ईशानी बरुआ को हराकर अपनी जगह बनाई। तो रायपुर में देशी विदेशी खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। सीएम ट्रॉफी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन यहां पर हो रहा है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज और कल सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।